नमस्कार, मैं सत्यपाल प्रजापति हैप्पी ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा आपको हमने बताया था कि हम लोग अपना पूरा जो 14वां चैप्टर है फिजिक्स में, वो एक ओर से शुरू करेंगे, एक तरफ से पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे। और आपका बोर्ड परीक्षा से पहले हम ये पूरा फिजिक्स समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो जिसमें हमारा पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। यह चैप्टर हम लोग इसमें पढ़ेंगे और इस चैप्टर को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर चैप्टर जो दिया गया है, इसमें हमने चैप्टर का नाम लिखा है, लेकिन यह जो चैप्टर आपका दिया गया है वह इकाई फर्स्ट से आया है। यहाँ पर इकाई फर्स्ट है और इस इकाई फर्स्ट का है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखिए, यह भौतिक विज्ञान में इकाई 1 में यह आपका चैप्टर पहला है। अब यह जो दिया गया है स्थिर वैद्युतिकी, इससे दो भागों में बांट दिया गया, यानी दो चैप्टरों में बांट दिया गया है। जिसमें पहला आपका जो चैप्टर है वह आपका दिया है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ये पहला चैप्टर है। एवं क्षेत्र। और जो दूसरा चैप्टर इसमें आएगा वह है विद्युत विभव। विभव एवं धारिता। यह दो चैप्टर जो है इकाई फर्स्ट के आता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आता है। अब यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत जो चैप्टर दोनों आए हैं, यह एक एक करके चैप्टरों को हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह हमें जानना है कि यह स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है, स्थिर वैद्युतिकी कहते किसे हैं। तो यह हम जान लें कि स्थिर वैद्युतिकी का मतलब यह होता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। यानी कि इस पूरे चैप्टर में जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है, इस पूरे चैप्टर में जो आवेश होगा वह स्थिर होगा। इससे गति कराने के लिए हमें किसी न किसी बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा देखते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, यानी कि इसकी इंग्लिश आप लोगों ने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसकी परिभाषा हम लोग जाने कि यह होगा क्या, तो हम यहां पर लिखेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा। भौतिक विज्ञान की भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें
स्थिर आवेशों का स्थिर आवेशों का स्थिर आवेशों का स्थिर आवेशों का अध्ययन अध्ययन किया जाता है उससे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। उससे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब हमने जैसे बताया कि इस स्थिर वैद्युतिकी के तहत हम लोग 2 अध्याय पढ़ेंगे। तो हमारा लेसन नंबर 1 होगा जो आप लोग को बताया गया है, जैसे फर्स्ट लेसन, उसमें हमारा पहला लेसन स्टार्ट होगा विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। पहला हमारा चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। यह चैप्टर हम पूरा पढ़ेंगे। अब यह चैप्टर के बारे में आपको बताया गया था कि इससे 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछता है। तो आइए हम लोग सबसे पहला चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र को प्रारंभ करते हैं। तो हमारा इसमें जो पहला चैप्टर स्टार्ट होगा वह आपका पहला चैप्टर है विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि विद्युत आवेश होता क्या है। तो देखिए, विद्युत आवेश के बारे में बहुत से वैज्ञानिकों की अलग अलग अवधारणा है और बहुत से वैज्ञानिकों ने यह बताया हमें कि कोई भी जो पदार्थ होगा अगर वह वैद्युत और चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करता है या अनुभव करता है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश और दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश। अब धन आवेश और ऋण आवेश क्या होते हैं, अगर किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धन आवेश। जबकि किसी पदार्थ पर जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो उस पर आवेश होगा वो कौन सा आवेश हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो आवेश होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि इसकी जब परिभाषा लिखेंगे तो हम यह बताएंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण
जो वैद्युत एवं चुंबकीय चुंबकीय प्रभावों को प्रदर्शित करता है, चुंबकीय प्रभावों को चुंबकीय प्रभावों का अनुभव करता है वैद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। तो देखिए, किसी पदार्थ का वह गुण जो वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभावों का अनुभव करता है विद्युत आवेश कहलाता है। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान देंगे कि एक हमारे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन। यह फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने ही सबसे पहले दो नामों की उत्पत्ति की थी। यानी जो दोनों आवेश आपको दिए गए हैं, जो बताए जाते हैं धन आवेश और ऋण आवेश, उसकी उत्पत्ति किस वैज्ञानिक ने किया था? फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक। इन्होंने किया क्या था कि जैसे एक प्रयोग में यह बताया गया कि मान लीजिए कि कोई कांच की छड़ है, हम मान लेते हैं कि यह कांच की छड़ है और इस कांच की छड़ को उन्होंने किसी रेशम पर रगड़ा। तो यहाँ पर रेशम पर रगड़ने से होता क्या है कि इस छड़ के जो इलेक्ट्रॉन हैं वह इस रेशम पर चले जाते हैं। और जब इस छड़ के इलेक्ट्रॉन रेशम पर चले जाते हैं तो छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? कमी। जबकि इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? अधिकता। और इलेक्ट्रॉनों की कमी और अधिकता के कारण यहाँ पर इस पर जो आवेश उत्पन्न होता है वह धन आवेश, और रेशम पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो क्या होता है? ऋण आवेश। अब यहाँ पर यह बात जानना बहुत जरूरी है कि इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन यानी कि कांच की छड़ से रेशम पर जाने का कारण क्या है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका कार्यफलन। अगर जिस पदार्थ का कार्यफलन मैक्सिमम होगा उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर चले जाएंगे। यानी इससे स्पष्ट होता है कि कांच की छड़ को यानी कांच की छड़ का जो कार्यफलन है वह अधिक है, और जब इसका कार्यफलन अधिक होगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन किस पर चले जाएंगे? रेशम पर चले जाएंगे। और जब रेशम पर चले जाएंगे तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी और रेशम पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? अधिकता। अब हुआ क्या था, एक घटना में फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने यह देखा कि जब दो कांच की छड़ों को आपस में लेकर के स्पर्श करा रहे थे, पास में लेकर के आ रहे थे, तो यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने एक एबोनाइट की छड़, यह एक पदार्थ होता है एबोनोइट, एबोनोइट की छड़ को लेकर के जब कांच की छड़ को स्पर्श कराया तो वह एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। लेकिन आकर्षण के बाद उन्होंने यह देखा कि न तो यह अब आकर्षित कर रहे हैं और न एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो जब न आकर्षित कर रहे थे न प्रतिकर्षित कर रहे थे तो इससे यह पता चला कि जो यहाँ पर एबोनाइट की छड़ है और यहाँ पर जो यह कांच की छड़ है, इन पर जो आवेश है वह समान हो गया।
और आवेश जब समान हो गया तो यह दोनों पदार्थ कैसे हो गए, उदासीन हो गए, यानी दोनों पर प्लस माइनस की संख्या आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। और जब ये यहाँ पर प्लस और माइनस की संख्या बराबर हो गया तो ये क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो उन्होंने फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने ही आवेशों का नामकरण किया और आवेशों के नामकरण में बताया कि जो वैद्युत आवेश होता है यह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक धन आवेश और दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश। तो धन आवेश के बारे में हमने क्या बताया कि अगर हमें पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उस पर उत्पन्न आवेश धन आवेश, और अगर किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो उस पर उत्पन्न आवेश क्या हो जाएगा, ऋण आवेश होगा। तो आइए हम सबसे पहले दोनों की परिभाषा देखते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश की। तो यहां पर लिखेंगे यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। अब हम पहला लिखेंगे, नंबर 1, पहला आपका हो जाएगा धन आवेश, पहला होगा धन आवेश। अब देखिए धन आवेश किसे कहेंगे, इसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वस्तु पर उत्पन्न आवेश धन आवेश होगा। वस्तु पर उत्पन्न आवेश धन आवेश होगा, यानी कि जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश। जैसे इसका एग्जाम्पल हम समझें, एग्जाम्पल है क्या कि जब कांच की छड़ और रेशम को आपस में रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। तो कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है। तो कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है। तो आपको यह याद रखना है कि जब कांच की छड़ और रेशम को आपस में रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ क्या हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे ऋण आवेश। दूसरे नंबर पर क्या है, ऋण आवेश। अब ऋण आवेश क्या होता है, इसको भी ध्यान से आप देखेंगे। इससे कैसे परिभाषित करेंगे, तो आप बताएंगे जब किसी पदार्थ पर
पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, तो पदार्थ पर उत्पन्न आवेश ऋण आवेश होगा। यानी कि जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो उस पदार्थ पर कौन सा आवेश हो जाएगा? ऋण आवेश हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल होगा क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे जब कांच की छड़ और रेशम को आपस में जब कांच की छड़ और रेशम को आपस में रगड़ा जाता है तो रेशम पर उत्पन्न आवेश ऋण आवेश होगा। तो आपने यह देखा कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच क्या हो गया था? धन आवेशित, और रेशम क्या हो जाता है? ऋण आवेशित। तो हमने जैसे बताया कि फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने यह देखा कि जब दो कांच की छड़ों को आपस में स्पर्श कराया जा रहा था तो वह एक दूसरे को क्या कर रहे थे? प्रतिकर्षित कर रहे थे। जैसे हमने यह पढ़ा कि दोनों कांच की छड़ों पर कैसा आवेश होता है? धन आवेश। तो इससे यह पता चलता है कि अगर समान आवेश होंगे तो वह एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। और जब कांच की छड़ और एबनोइड की छड़ को आपस में स्पर्श कराया गया तो वह एक दूसरे में चिपक गए। तो इससे यह पता चलता है कि जब असमान आवेश होंगे तो यह एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो आइए उस बात को हम लोग देखें, नोट पॉइंट में बनाते हैं कि यह होगा क्या। तो पॉइंट नंबर 1 है पॉइंट नंबर 1 ध्यान दें। सजाती आवेश, सजाती का मतलब होता है समान। सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश
एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विजाती आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। अगला नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट नंबर अगला ध्यान देंगे, नोट पॉइंट नंबर 2। अब हमको इस बात को ध्यान देना है कि जैसे हमने यह पढ़ा कि एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर जाते हैं, तो जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर धन आवेश, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उस पर कैसा हो जाता है, ऋण आवेश हो जाता है। अब यहाँ पर यह भी जानना है कि जैसे मान लीजिए कि यह हमारे पास कोई पदार्थ है जिसका द्रव्यमान हमारे पास दिया गया है कि इसका द्रव्यमान जो है इसका द्रव्यमान हमारे पास मान लीजिए कि यम है। अब अगर इस पदार्थ को दूसरे पदार्थ से आपस में स्पर्श करा दिया जाए या घर्षण हम लोग कराएं, तो इससे इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ पर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाएगा। और जब इससे इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ पर चले जाएंगे तो आपको पता है कि एक यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह होता है 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। यह इसका द्रव्यमान होता है। तो इससे मतलब यह है कि अगर किसी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर अगर चले गए, तो अगर मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन का ही अगर स्थानांतरण हुआ तो वह 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम द्रव्यमान के साथ स्थानांतरण हुआ। यानी कि जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकले तो इलेक्ट्रॉन की कमी के साथ साथ उस पदार्थ पर द्रव्यमान की भी कमी होती है, और जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन पहुंच गए उस पर उतने द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो उस पर द्रव्यमान की क्या होती है, अधिकता होती है। तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि जो पदार्थ धनावेशित होगा उस पर द्रव्यमान की कमी, और जो पदार्थ ऋण आवेशित होगा उस पर द्रव्यमान की क्या होगी, अधिकता होगी। तो यह नोट पॉइंट में हम दूसरे नंबर पर देखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें कि जब कोई पदार्थ धनावेशित है तो उस पर द्रव्यमान की कमी होगी, उस पर द्रव्यमान की कमी होगी। जबकि कोई पदार्थ ऋण आवेशित है तो उस पर द्रव्यमान की अधिकता होगी, द्रव्यमान की अधिकता होगी। तो यह बात आपको याद रखना है कि धनावेशित का मतलब कि उस पर द्रव्यमान की क्या होगी, कमी, और ऋणावेशित का मतलब कि उस पर द्रव्यमान की क्या होगी, अधिकता। ये बात भी आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है
यह कई बार परीक्षा में आपको पूछा गया है, तो यहाँ पर हम ध्यान दें। नोट पॉइंट नंबर 3 क्या है? यदि कोई आवेश स्थिर है, यदि कोई आवेश स्थिर है तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि एक समान वेग से गतिशील हो तो वह विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। और यही आवेश असमान वेग से गतिशील हो तो वह विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर कोई आवेश स्थिर है तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर वही आवेश एक समान वेग से गतिशील हो तो वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अगर वही आवेश असमान वेग से गतिशील हो तो वह विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। तो यह ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा बार पूछा गया परीक्षा में, तो इसे आप लोग अवश्य पढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 देखेंगे। नोट पॉइंट नंबर 4। देखिए, अगर कोई भी आवेश है तो उस आवेश के साथ सदैव द्रव्यमान जुड़ा होता है। जैसे हमने बताया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर अगर चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर कोई आवेश गतिशील होता है, अगर गति करता है, तो उसके साथ एक द्रव्यमान भी क्या होता है? संबंधित होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आवेशों के साथ
आवेशों के साथ सदैव द्रव्यमान संबंधित होता है। सदैव द्रव्यमान संबंधित होता है। सदैव द्रव्यमान संबंधित होता है। अब पॉइंट नंबर 5 लिखें। पॉइंट नंबर 5 पर ध्यान दें। पॉइंट नंबर 5 क्या है कि जो कोई आवेश, अगर मान लीजिए कि पदार्थ आवेशित है, अगर उससे गति कराया जाए तो आवेशित वस्तु को गति कराने पर उसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, उसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो सकता है। तो ये भी बात आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आवेश का कभी मात्रक पूछ देता है, तो देखें आवेश का मात्रक। अब देखें आवेश का मात्रक क्या होता है, यह आपको ध्यान देना है। तो देखें आवेश का जो मात्रक होता है वह आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, जिसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, C से। एक और इसका मात्रक होता है जिसको हम लोग अन्य मात्रक में रख सकते हैं। यह अन्य मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। इसका अन्य मात्रक एक हम ले सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, एम्पियर इंटू सेकेंड, यह इसका मात्रक होता है। एक सीजीएस पद्धति का इसका मात्रक होता है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक इंस्टेंट कूलाम होता है। सीजीएस पद्धति में जो इसका मात्रक होता है वह होता है इंस्टेंट कूलाम। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, इंस्टेंट कूलाम होता है। अभी इसका हम लोग बीमीय सूत्र देखेंगे। आवेश का बीमीय सूत्र, आवेश का बीमीय सूत्र। तो देखें आवेश का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एम्पियर के लिए होता है A और समय के लिए क्या हो जाएगा, T। तो इसका जो बीमीय सूत्र हो जाएगा वो क्या होगा, AT हो जाएगा। इसका बीमीय सूत्र क्या होगा, AT। तो यह आपको आवेश में कुछ टॉपिक रहे जो आपको बताया गया। अब अगली जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वह होगा आवेशों के गुणधर्म। जैसे आवेशों का योज्यता गुणधर्म क्या है, आवेश संरक्षण का नियम क्या है, आवेश का क्वांटीकरण क्या है, यह सारी टॉपिक जो है हम लोग आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।